देखिए आज के सेशन में करेंट, बिहार और स्टैटिक्स तीनों को डील करेंगे। तो इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का जो है आप अपना लिखते रहिए। तो आइए देखते हैं। जैसे आज का जब आप पेपर पढ़ेंगे, तो ये न्यूज आपको मिलेगा, श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। भगवान श्री राम के सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और राम मंदिर आप बताइए कितना चर्चा में हमेशा रहता है। मोदी जी कभी वहां पर जाकर के ध्वजारोहण करते हैं, कभी उद्घाटन करते हैं। तो भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसको लेकर न्यूज है। तो जहां तक भगवान राम का सवाल है, भगवान राम के बारे में क्या ही कहा जाए, लेकिन एक लाइन हम हमेशा कहते हैं भगवान राम के बारे में कि उनसे बड़ा ना कोई धैर्यवान हो सकता है। धैर्य का परिचय उन्होंने दिया है। आप लोग तो एक एग्जाम में रिजल्ट गिरता है, अधीर हो जाते हैं। तो धैर्य का परिचय भगवान राम ने दिया है। राज परिवार में जन्म हुआ, लेकिन इसके बावजूद कितना कष्ट उन्हें सहना पड़ा था। वनवास 14 वर्ष का वनवास उन्हें मिला था और उसको सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया था। एक भगवान राम थे और एक आप लोग हैं। आप लोग अगर गार्जियन को पैसा भेजने के लिए बोले, 2 दिन लेट हुआ तो खरी खोटी सुना देते हैं। ऐसा आप लोग करते हैं। आज आप गार्जियन का कितना बात मानते हैं, वो आप भी जानते, हम भी जानते, हम भी आप ही के जनरेशन के हैं। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे जनरेशन के हैं। तो आपको भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है और इस प्रतिमा की ऊंचाई अगर देखी जाए तो इस प्रतिमा की ऊंचाई है 77 फीट, 77 फीट। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 77 फीट। और यह प्रतिमा कांसा धातु से बनाई गई है। कांसा धातु। आप इतिहास में पढ़ते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पाई स्थलों के उत्खनन से भारी मात्रा में कांसा धातु की प्राप्ति हुई है। जो कांसा धातु तांबा और टीन को मिलाकर कांसा धातु बनता है और हड़प्पाई स्थलों के उत्खनन से भारी मात्रा में कांसा धातु की प्राप्ति हुई है। इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। और मानव के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला जो प्रथम धातु है वह है आपको तांबा। कौन है? तांबा धातु है। तो कहीं ना कहीं भारत की पहली सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता है, उस समय से ही लोग धातुओं से अवगत होने लगे थे। तांबा धातु से, कांसा धातु से, टीन धातु से अवगत होने लगे थे। तो भगवान श्री राम की जो सबसे ऊंची प्रतिमा बनी है उसकी ऊंचाई 77 फीट है और यह कांसा धातु से बनाई गई है। और इसका अनावरण हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और यह सबसे ऊंची प्रतिमा गोवा में स्थापित हुआ है। गोवा राज्य में स्थापित हुआ है, जो कि भारत के 2800 राज्यों में क्षेत्रफल के आधार पर जो है आपको सबसे छोटा राज्य है, वही क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो वही चीज इसमें लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गोवा दौरे के दौरान भगवान श्री राम की 70 फीट ऊंची विशाल कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। मतलब भगवान राम की जो सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है वह गोवा में, वर्तमान समय तक जो है गोवा में आप मान करके चल सकते हैं। और ये कल का न्यूज है, बीता हुआ कल। आज शनिवार है और कल शुक्रवार था।
शुक्रवार का ये न्यूज है, कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है इसका अनावरण किया गया है। तो यहां पर एक बात जो याद रखनी है कि भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हाल के दिनों में किस राज्य में किया गया है? तो गोवा में। कहां किया गया है? यह कार्यक्रम श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ के 550 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री ने दक्षिण गोवा स्थित इस मठ में मंदिर के दर्शन भी किए। कार्यक्रम के दौरान गोवा के राज्यपाल अशोक गजपति राजू और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी उपस्थित रहे। मतलब यहां पर एक बात और निकल करके सामने आ रहा है, करेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो गोवा के राज्यपाल कौन है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें तो गोवा के राज्यपाल है अशोक गजपति राजू। गोवा के राज्यपाल कौन है? अशोक गजपति राजू। अशोक गजपति राजू। और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। जिस प्रकार बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी हैं, जो कि 10वीं बार शपथ लिए हैं मुख्यमंत्री के रूप में, और आपको बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं, उसी प्रकार गोवा के राज्यपाल अशोक गजपति राजू और मुख्यमंत्री जो है आपको प्रमोद सावंत है। उसके आगे गोवा के लोक निर्माण मंत्री दिगंबर कामत ने बताया कि इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पी राम सुतार ने तैयार किया है। उन्होंने दावा किया कि यह विश्व की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा है। तो भगवान राम की जो ये प्रतिमा है, यह विश्व में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी गई है। और इस प्रतिमा की हम लोग बात करें तो इस प्रतिमा के जो शिल्पकार है वह राम सुतार है। राम सुतार है, समझ गए? राम सुतार है। तो यहां पर एक और फैक्ट करेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हाल के दिनों में गोवा में भगवान श्री राम की जो सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है उसके शिल्पकार कौन है? तो राम सुतार। कौन है? राम सुतार। कौन है? राम सुतार। यहां पर एक जानकारी और भी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उस प्रतिमा के भी शिल्पकार थे राम सुतार, और इस प्रतिमा के भी शिल्पकार है राम सुतार। इस प्रतिमा के भी शिल्पकार कौन है? राम। याद हुआ? तो 4-5 फैक्ट यहां पर हम लोगों को करेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलकर सामने आया है। एक बार रिपीट कर देते हैं। हाल के दिनों में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां बनाई गई है? कहां? गोवा। इसका अनावरण कौन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसकी ऊंचाई 75 फीट। इसकी ऊंचाई। इसके शिल्पकार राम सुतार। इसके शिल्पकार। अच्छा, इसके बाद बाबू आप हमको आगे बताइएगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। गोवा के राज्यपाल अशोक गजपति राजू। अशोक गजपति। नेक्स्ट, अब देखिएगा बाबू, एक कुंभ होता है और एक कुंभ होता है, एक महाकुंभ होता है, एक अर्ध कुंभ होता है। महाकुंभ और अर्ध कुंभ। महाकुंभ और अर्ध कुंभ। देखिए, ये जो अर्ध कुंभ और महाकुंभ होता है, ये एक प्रकार का सामूहिक शाही स्नान होता है। सामूहिक शाही स्नान। सामूहिक शाही स्नान। कुंभ या महाकुंभ और अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ और महाकुंभ में लोग सामूहिक तौर पर एकजुट होकर एक नदी में जाकर स्नान करते हैं। देखिए बाबू, हमारी यानी भारत की जो पहली सभ्यता है, भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एक स्थल है मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। अगर आप इतिहास पढ़े हैं तो आप ये बात जानते होंगे, हड़प्पाई स्थल मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार के प्रमाण मिले हैं। यानी बड़ा सा बाथरूम का प्रमाण मिला है। बड़ा सा बाथरूम का प्रमाण मिला है। वो जो बड़ा सा बाथरूम का प्रमाण मिला है, बड़ा बाथरूम है, तो कहीं ना कहीं उसमें सामूहिक स्नान लोग करते होंगे, तब तो बड़ा बाथरूम है।
तो हमारी सभ्यता के उदय से ही सामूहिक स्नान की परंपरा रही है, ऐसा हम हड़प्पाई स्थल मोहनजोदड़ो से मिले बृहद स्नानागार के आधार पर बोल सकते हैं। और वो परंपरा आज भी चली हुई आ रही है। यही तो वजह है कि इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो इतिहास में हम लोग निरंतर रूप से सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिवर्तनों को पढ़ते हैं। मतलब हड़प्पा काल में क्या हो रहा था, आज उसका कौन सा प्रतीक रूप देखने को मिलता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो बाबू अगर देखा जाए तो उसी प्रकार से आज के डेट में भारत में महाकुंभ और अर्धकुंभ का आयोजन होता है। अगर हम लोग महाकुंभ की बात करें, तो महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर होता है। महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर होता है, 12 वर्षों के अंतराल पर होता है। और महाकुंभ का आयोजन जो है 4 शहरों में होता है। और जो महाकुंभ का आयोजन 4 शहरों में होता है, हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है और यह गंगा नदी के तट पर है। और हरिद्वार के समीप से ही गंगा नदी पर्वतीय भाग से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। दूसरा आपको प्रयागराज ये उत्तर प्रदेश में है। और प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम होता है, गंगा और यमुना का संगम होता है, जिसको हम लोग इलाहाबाद पहले कहते थे। फिर तीसरा अगर देखा जाए तो तीसरा नासिक जो कि महाराष्ट्र में है। और चौथा आपको उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है। उज्जैन जो कि कहां है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन है, क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन है। तो महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर देश के 4 अलग अलग शहरों में आयोजित होता है। हरिद्वार में, प्रयागराज में, नासिक में, उज्जैन में। हरिद्वार उत्तराखंड में है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, नासिक महाराष्ट्र में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है। लास्ट टाइम महाकुंभ का आयोजन 2025 में हुआ है। 2025 में महाकुंभ का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो अर्धकुंभ, इसी प्रकार अगर देखा जाए तो अर्धकुंभ का आयोजन, अर्धकुंभ की अगर हम लोग बात करें, तो अर्धकुंभ का आयोजन प्रत्येक 6 वर्षों के अंतराल पर होता है। प्रत्येक 6 वर्षों के अंतराल पर अर्धकुंभ का आयोजन होता है। और अर्धकुंभ का आयोजन मात्र 2 शहरों में होता है, एक आपको हरिद्वार और दूसरा आपको प्रयागराज। एक आपको हरिद्वार और दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा आपको प्रयागराज। अर्धकुंभ का आयोजन यही 2 शहर में होता है। और आपको कल का ही निर्णय है, कल बीता हुआ कल शुक्रवार का यह निर्णय है, शुक्रवार का यह निर्णय है कि 2027 ईस्वी में अर्धकुंभ का आयोजन हरिद्वार में होगा। अर्धकुंभ का आयोजन हरिद्वार में होगा। यह कल ही स्वीकृति मिली है और इसकी घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है, पुष्कर सिंह धामी ने किया है। तो वही चीज यहां पर पेपर में आपको देखने को मिलेगा। हरिद्वार अर्धकुंभ 1 जनवरी 2027 से 30 अप्रैल तक चलेगा। तो 2027 ईस्वी में 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक अर्धकुंभ का आयोजन उत्तराखंड के हरिद्वार में होगा, यही बात है। तो देखिए, हरिद्वार में पहली बार अर्धकुंभ में अमृत शाही स्नान होंगे। कुंभ 1 जनवरी 2027 से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेगा। इसमें 3 अमृत स्नान के साथ ही 10 मुख्य स्नान का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने शुक्रवार को डामकोठी में विभिन्न अखाड़ों के साथ बैठक के बाद स्नान की तिथियों की घोषणा की है। इधर संतों ने राज्य सरकार की तरफ से कुंभ की तारीखों का ऐलान करने का स्वागत किया। हालांकि अब तक कुंभ का विधिवत ऐलान न होने के कारण संतों ने अपनी तैयारियां शुरू नहीं की थी, लेकिन अब हो गया है तो अब अपना तैयारी शुरू करेगा। ये लेटेस्ट न्यूज है। और बिहार दरोगा एग्जाम हो एकदम
जैसे 7, हम बार बार आपको बोलते हैं 7 सितंबर को एग्जाम हुआ है, 7 सितंबर 2025 को, तो 20-21 अगस्त 2025 तक के करंट पूछे हैं। तो 18 जनवरी को अगर एग्जाम होना है तो पूरा दिसंबर तक का करंट हमको लगता है करके जाना चाहिए। तो ये नवंबर में घटित हुई घटना ही है, तो इसको तो आपको निश्चित तौर पर करके जाना ही जाना चाहिए। तो अब आप हमको बताइएगा बाबू, यहां पर 2027 में अर्धकुंभ का आयोजन कहां होगा? कहां होगा? हरिद्वार में ना। इसके बाद आगे बताइए, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है? कौन है? अर्धकुंभ का आयोजन प्रत्येक कितने वर्षों के अंतराल, कितने वर्षों के अंतराल, और अर्धकुंभ का आयोजन किस 2 शहर में होता है? हरिद्वार। और अर्धकुंभ का आयोजन किस 2 शहर में होता है? हरिद्वार। और महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक कितना वर्ष के अंतराल, कितना वर्ष के अंतराल पर? और महाकुंभ का आयोजन 2025 में कहां हुआ है? प्रयागराज में। कहां हुआ है? अच्छा, महाकुंभ का आयोजन कितने शहरों में होता? कितने शहरों में? जो 4 शहरों में होता है वो कौन कौन है? हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और। क्लियर है ये बात? अब इसके बाद खेल की घटना को भी एक देख लेते हैं। आज के पेपर में खेल से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकमात्र चीज याद रखना है, पुर्तगाल बना फीफा अंडर 17 विश्व चैंपियन। फीफा आपको फुटबॉल, फुटबॉल से संबंधित है। आपको दोहा, कतर, कतर की राजधानी दोहा। तो यहां पर एक चीज आपको यह याद रखनी है कि फीफा अंडर 17 विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कतर में हुआ है। कतर में हुआ है, कतर में हुआ है 2025 में। फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन 2025 में कतर में हुआ है। और इसमें अगर हम लोग चैंपियन की बात करें तो चैंपियन कौन बना है? आपको पुर्तगाल। पुर्तगाल किसको हराकर? ऑस्ट्रिया को हराकर, ऑस्ट्रिया को हराकर, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया को हराकर जो है पुर्तगाल चैंपियन बना है। बस यही 2 बात जो है आपको याद रखनी है। तो फीफा अंडर 17 विश्व चैंपियन कौन बना है? फीफा अंडर 17 विश्व चैंपियन कौन बना है? पुर्तगाल। कौन बना है? उपविजेता, उपविजेता ऑस्ट्रिया ना। और फीफा अंडर 17, फीफा अंडर 17, फीफा अंडर 17 विश्व कप 2025 का आयोजन कहां हुआ? कहां हुआ है? कतर, कतर की राजधानी दोहा। ठीक है, अब देखिएगा बाबू, ये तो लेटेस्ट करंट हो गए, ये तो एकदम कल का करंट हो गया। और अगर आप क्लास की बात करेंगे तो क्लास में हम डेली वर्तमान के करंट को पढ़ा रहे हैं। और इसलिए पढ़ा रहे हैं बाबू कि आप समझिए 7 सितंबर को जो एग्जाम का पैटर्न था, वो पैटर्न तो 18 जनवरी होते होते बदलेगा नहीं। तो हमको लगता है पैटर्न वही रहेगा। इसी वजह से पेपर कटिंग से वर्तमान के करंट को हम पढ़ा देते हैं। समझ गए? आप लोग तो पढ़ ही रहे हैं, है कि ना? चलिए, ये तो वर्तमान के करंट हो गए। अब बिहार पे भी हम लोग आएंगे, परंतु बिहार से पहले अगर देखा जाए तो और करंट को देखते हैं। पहले करंट को देख लेते हैं, फिर बिहार को देखेंगे, फिर स्टैटिक्स को देखेंगे। तो वर्तमान के करंट हो गए। अब कुछ पुराने करंट को भी देख लेते हैं। यह भी बहुत पुराना नहीं है, बल्कि लेटेस्ट करंट है, और यह भी जो है आपको महत्वपूर्ण है। तो अब करंट की हम लोग बात करें तो इसमें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, देखिए बाबू, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो यह पुरस्कार जो है आपको इंदिरा गांधी के सम्मान में दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है आपको इंदिरा गांधी के सम्मान में दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1986 ईस्वी से हुई है। और इस पुरस्कार के अंतर्गत जो है आपको 25 लाख रुपया दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत आपको 25 लाख रुपया दिया जाता है। और यह पुरस्कार अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। और यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है: शांति,
निशस्त्रीकरण और विकास, शांति, निशस्त्रीकरण और विकास, 3 श्रेणियों में दिया जाता है। वर्ष 2024 के पुरस्कार विजेता जिसका वितरण नवंबर 2025 में हुआ है, चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट, चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट। तो देखिए यह पुरस्कार दिया गया है नवंबर 2025 में, लेकिन यह पुरस्कार है वर्ष 2024 का, वर्ष 2024 का। तो वर्ष 2024 का जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है वह मिशेल बाचेलेट को दिया गया, मिशेल बाचेलेट को दिया गया है, जो कि चिली की पूर्व राष्ट्रपति रही है, जो कि चिली की पूर्व राष्ट्रपति रही है। इसके बाद मिशेल बाचेलेट को क्यों दिया गया? मिशेल बाचेलेट को यह पुरस्कार लैंगिक समानता, मानवाधिकार और लोकतंत्र में सुधार के लिए उनके प्रयास के लिए जो है आपको दिया गया है। तो यहां पर अब वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यह डेनियल बारेन बोइन तथा अली अबू अब्बाद को दिया गया है। देखिए बाबू, आपको 2024 के साथ साथ 2023 भी हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लेटेस्ट जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, अगर आप बीपीएससी के 71वीं बीपीएससी के क्वेश्चन को देखिएगा तो एग्जाम 2025 में हुआ है, करंट 2022 का, 2023 का, 2024 का पूछा है, करंट 2022, 23, 24 का पूछा है। तो इसी वजह से जो है रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा बहुत जो है मतलब वर्तमान को तो देखना ही है, वर्तमान के ठीक पहले का भी जो है आपको थोड़ा सा देख करके जाना है, उतना फोकस नहीं करना है, लेकिन हाँ ऑप्शन है तो ऑप्शन पर टिक कर लेना है, इतना तो आपको जरूर करके जाना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन अगर हम लोग देखें तो मूल तौर पर जो है 2024 के विजेता को याद रखना है, 2024 के विजेता को जो है आपको याद रखना है। तो एक बार फिर से आप हमको बता दीजिए, जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है इसकी स्थापना कब हुई है, कब हुई है? यह पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? शांति, निशस्त्रीकरण और इसमें पुरस्कार राशि वर्ष 2024 के लिए पुरस्कार विजेता कौन बनी है, कौन बनी है? चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं पेन पिंटर पुरस्कार। पेन पिंटर पुरस्कार, पेन पिंटर पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो यूनाइटेड किंगडम स्थित इंग्लिश पेन द्वारा दिया जाता है। पेन पिंटर पुरस्कार 2009 में इंग्लिश पेन द्वारा नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता नाटककार हेरोल्ड पिंटर के सम्मान में शुरू किया गया था। तो पेन पिंटर पुरस्कार की शुरुआत जो है आपको हेरोल्ड पिंटर के सम्मान में किया गया है, और हेरोल्ड पिंटर की अगर हम लोग बात करें तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता है और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। किसे दिया जाता है यह पुरस्कार? एक ब्रिटिश लेखक या ब्रिटेन में रहने वाले उत्कृष्ट साहित्यिक योग्यता वाले लेखक को दिया जाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि पेन पिंटर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, विशेष तौर पर उन साहित्यकारों को दिया जाता है जो ब्रिटेन में रहते हैं और ब्रिटेन में रहते हुए उत्कृष्ट साहित्य की रचना करते हैं। 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार अगर देखा जाए तो 2025 का जो पेन पिंटर पुरस्कार है लीला अबू लेला को दिया गया, लीला अबू लेला को दिया गया है, और इन्हें धर्म प्रवासन और मुस्लिम महिलाओं पर उनके साहसिक और शक्तिशाली लेखन के लिए दिया गया है। नोट, वर्ष 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार भारतीय लेखिका अरुंधति राय को प्रदान किया गया है। तो यहां पर 2024-2025 आपको दोनों याद रखना है, क्योंकि किसी भारतीय महिला को मिला है। तो अरुंधति राय यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बनी है। अरुंधति राय की अगर हम लोग बात करें तो पेन पिंटर पुरस्कार पाने वाली जो है आपको पहली भारतीय बनी है। तो यहां पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं, मात्र 2-3 बात आपको याद रखनी है। एक बात आपको यह याद रखनी है कि पेन पिंटर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, पेन पिंटर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरी बात यह कि पेन पिंटर पुरस्कार 2025 का विजेता बनी है लीला अबू लेला, और 2024 में यह पुरस्कार मिला है अरुंधति राय को, और अरुंधति राय यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बनी है। बस यही 3 बात याद रखना है। तो बताइए आप हमको, पेन पिंटर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाए? किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2025 का यह पुरस्कार किसे मिला? 2025 का यह पुरस्कार किसे मिला? 2024 का? 2024 का? चलिए आगे है पेन ट्रांसलेट पुरस्कार। पेन ट्रांसलेट पुरस्कार किसी भी भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किए गए पुस्तकों के लिए दिया जाता है। यानी
किसी भी भाषा में लिखा हुआ पुस्तक है, मतलब जर्मन में लिखा हुआ है, फारसी में लिखा हुआ है, अरबी में लिखा हुआ है, या किसी भी अन्य भाषा में लिखा हुआ है, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। और अगर वो साहित्य उत्कृष्ट साहित्य में आता है तो उस साहित्य को जो है पेन ट्रांसलेट पुरस्कार जो है आपको दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है आपको 1963 ईस्वी से हुई है और यह दिया जाता है यूनाइटेड किंगडम स्थित इंग्लिश पेन संस्थान और साल्ट प्रकाशन के सहयोग से दिया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि है $3000, $3000। पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 की अगर हम लोग बात करें तो पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 की विजेता बनी है गीतांजलि श्री, भारतीय लेखिका है और इन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए दिया गया है और इसका अनुवादक है आपको डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल के द्वारा जो है इस पुस्तक का अनुवाद किया गया है। गीतांजलि श्री को वर्ष 2022 में उनकी पुस्तक रेत समाधि के लिए जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी दिया जा चुका है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो यह भी जो है आपको महत्वपूर्ण है। तो अगर बाबू हम लोग देखें तो यहां पर जो याद रखने वाली बात है वो 2-3 बात है। एक तो पहली बात यह है कि पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 की विजेता बनी है गीतांजलि श्री। पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 की विजेता कौन बनी है? पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 की विजेता कौन बनी है? कौन बनी है? पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 की विजेता कौन बनी है? गीतांजलि श्री बनी है। और गीतांजलि श्री को उनकी किस पुस्तक के लिए पेन ट्रांसलेट पुरस्कार मिला है? वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। गीतांजलि श्री को 2025 का पेन ट्रांसलेट पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया है? अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया है? अच्छा, टॉम्ब ऑफ सेंड किसकी रचना है? गीतांजलि श्री। टॉम्ब ऑफ सेंड यानी रेत समाधि किसकी रचना है? किसकी रचना है? और गीतांजलि श्री को उनकी रचना रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कब मिला है? कब मिला है? 2022। ये करेंट हुआ। अब करेंट के बाद हम लोग बिहार को पढ़ लेते हैं। करेंट के बाद हम लोग बिहार को पढ़ लेते हैं। बिहार के बाद हम लोग एस्थेटिक्स को पढ़ लेंगे। करेंट के बाद बिहार, बिहार के बाद एस्थेटिक्स को पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। और आप सब लोग जानते हैं इससे पहले YouTube पे 2 क्लास करेंट का हुआ है, उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव करवाए हैं या जब भी जो भी क्लास में भी ऑब्जेक्टिव करवाते हैं तो ऑब्जेक्टिव एकदम मतलब जो हीटेड हो सकता है, जो हॉट हो सकता है, कहने का मतलब यह है कि जिसके आने की संभावना है वही ऑब्जेक्टिव में रहता है। तो अभी हम लोग इन टॉपिकों को करने के बाद जो है ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। 25 के आसपास जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, मतलब एक प्रकार से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो करंट हो गया है। अब हम लोग बिहार पढ़ते हैं। अब बिहार के बाद जो है हम लोग एस्थेटिक्स पढ़ेंगे। बिहार पढ़ते हैं और बिहार के बाद हम लोग एस्थेटिक्स पढ़ेंगे। देखिए बाबू, बिहार विधानसभा चुनाव 2025। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की अगर हम लोग बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछले सैटरडे को जो करंट अफेयर्स का क्लास हम आपको YouTube पर लिए थे उसमें हम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पढ़ाए थे। लेकिन आपको बिहार में होने वाला कोई भी एग्जाम हो, चाहे वह बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वह बिहार दरोगा का एग्जाम हो, बिहार एसएससी का एग्जाम हो, बिहार में होने वाले परीक्षाओं का एक फेवरेट टॉपिक है पंचायती राज। तो यहां पर बिहार में पंचायती राज के विषय में हम लोग जानेंगे। बिहार में पंचायती राज के विषय में हम लोग जानेंगे और थोड़ा बहुत जो है हम लोग जो बिहार विधानसभा चुनाव पढ़ चुके हैं उससे भी संबंधित हल्का फल्का जानकारी जो है इसमें है। लेकिन मूल तौर पर जो है बिहार में पंचायती राज को लेकर जो है हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आगामी बिहार एसएससी एग्जाम हो या बिहार दरोगा एग्जाम हो, उन एग्जामों में यहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। आप सब लोग जानते हैं कि हाल के दिनों में 18वीं बिहार विधानसभा के लिए चुनाव संपन्न हुए हैं। उस चुनाव को लेकर घोषणा चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर 2025 को किया था और फिर आपको आदर्श आचार संहिता 6 अक्टूबर 2025 से ही लागू हो गए।
और चुनाव आयोग के अनुसार अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग के अनुसार जो है बिहार में चुनाव 2 चरण में हुए। पहला चरण का मतदान 6 नवंबर 2025 और दूसरा चरण का 11 नवंबर 2025 और मतगणना 14 नवंबर 2025 को हुई। 14 नवंबर 2025 को मतगणना हुई और उस मतगणना में एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला। एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला और 243 बिहार विधानसभा सीट में से 202 सीट पर एनडीए को जीत मिली। 202 सीट पर एनडीए को जीत मिली। एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। यह एक ऐसा गठबंधन है जिसमें बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियां हैं। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को मिलाकर जो गठबंधन बनता है उसी को हम लोग एनडीए गठबंधन कहते हैं। और एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव में मिला। 243 में से जो है 202 सीट मिला और सरकार का गठन हुआ और बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार शपथ श्री नीतीश कुमार जी ने जो है आपको लिया है। और किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है यह सब बात भी हम आपको बता चुके हैं। और इस बार जो बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, इस बार जो बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर हुआ है। अब एसआईआर हुआ है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर शब्द जो है काफी चर्चा में रहा है। तो हो सकता है आपका बिहार दरोगा कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा है, तो हो सकता है फुल फॉर्म पूछ दे तो इस फुल फॉर्म को याद रखिएगा। अब जो एसआईआर हुआ है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है। एसआईआर क्यों किया गया? देखिए बाबू, आपको मतदाता सूची में जो भी गड़बड़ियां थी, जैसे मतदाता सूची में गड़बड़ी क्या हो सकता है? एक व्यक्ति का नाम 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, या फिर कुछ गलत मतदाता हो सकते हैं। तो मतदाता सूची में जो तमाम प्रकार की खामियां थी उन खामियों को दूर करने को लेकर ही एसआईआर किया गया। यानी मतदाता सूची में जो किसी मतदाता का 2 बार नाम है, 3 बार नाम है, कोई बिहार का मतदाता है ही नहीं, बिहार के मतदाता सूची में उसका नाम है, तो इस प्रकार की खामियों को दूर करने के लिए ही जो है आपको एसआईआर किया गया। और एसआईआर के बाद बने मतदाता सूची के आधार पर बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव हाल के दिनों में जो संपन्न हुआ है, उस एसआईआर के ऊपर विपक्षी पार्टियों के द्वारा तमाम प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। तो वो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है आपको चलता रहता है। लेकिन जो एसआईआर हुआ है, एसआईआर की शुरुआत हुई है 24 जून 2025 से और यह समाप्त हुआ है 30 सितंबर 2025 को। यानी बिहार में जो एसआईआर करवाया जाना प्रारंभ हुआ 24 जून 2025 को और एसआईआर कंप्लीट हो गया 30 सितंबर 2025 को। एसआईआर के बाद बिहार में कुल मतदाता लगभग 7 करोड़ 42 लाख। प्राप्त सूची से हटाए गए कुल मतदाता लगभग 65 लाख और पलायन हुआ है आपको 36 लाख। मृत मतदाता 22 लाख। एक से अधिक स्थान पर पंजीकृत मतदाता 7 लाख। 7 लाख नोट। एसआईआर अभ्यास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 और निर्वाचन आयोग के आदर्श वाक्य कोई भी पात्र मतदाता छूटने ना पाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल ना हो के अनुरूप किया गया है। यानी अगर कोई योग्य है मतदान करने के, उनका नाम शामिल हो, और अगर कोई अयोग्य है तो उनको बाहर कर दिया जाए। भारतीय संविधान की अगर हम लोग बात करें तो निर्वाचन आयोग का आदर्श वाक्य यही है कि कोई भी पात्र मतदाता छूट ना पाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल ना हो। इसी को प्रासंगिक बनाने के लिए, इसी को लागू करने के लिए, हाँ ये अच्छी चीज है, इसी को लागू करने के लिए जो है एसआईआर किया गया है। और अब जो है देश के अलग अलग राज्यों में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में तथा देश के अन्य राज्यों में जो है एसआईआर की प्रक्रिया जो है आपको चल रही है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन
निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष रूप से जो है एसआईआर की प्रक्रिया चलनी चाहिए। अगर निष्पक्ष रूप से एसआईआर की प्रक्रिया चलती है तो ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपको इसमें पक्षपात किया जाता है तो फिर ये सही नहीं है। बिहार राज्य चुनाव आयोग, देखिए बाबू, आपको बिहार राज्य चुनाव आयोग के राज्य निर्वाचन आयोग की हम लोग बात करें तो श्री विनोद सिंह गुंजियाल है। देखिए, आपको एक चुनाव आयोग है, भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 की अगर हम लोग बात करें तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 कहता है भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, और भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के लिए चुनाव करवाता है। भारत के जो निर्वाचन आयोग होते हैं जिसकी चर्चा अनुच्छेद 324 में है, वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के लिए चुनाव करवाता है। लेकिन स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो पंचायती राज और नगर निगम आता है, पंचायती राज और नगर निगम के लिए चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है, बल्कि स्थानीय निकाय के अंतर्गत पंचायती राज और नगर निगम के लिए चुनाव करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। और आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के, आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के, आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के को पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 243 के यह कहता है कि एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा, और राज्य निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होते हैं, और राज्य निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होते हैं उनकी नियुक्ति जो है आपको राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और अनुच्छेद 243 के जो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है, वही राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज और नगर पालिका के लिए चुनाव करवाता है। वही राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज और नगर पालिका के लिए काम करवाता है, पंचायती राज और नगर पालिका के लिए काम करवाता है। अब ये जो पंचायती राज है और नगर निगम है, ये स्थानीय निकाय, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आने वाला दो बॉडी है। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाला एक पंचायती राज है, दूसरा आपको नगर निगम है या नगर पालिका है। देखिए बाबू, स्थानीय स्तर पर विकास हो सके, स्थानीय स्तर पर विकास हो सके, लोकल स्तर पर विकास हो सके, इसी वजह से जो है आपको पंचायती राज को लेकर प्रावधान किया गया है और नगर पालिका को लेकर जो है आपको प्रावधान किया गया है। तो अब यहां पर अगर हम लोग देखें पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास योजनाओं को तैयार करना और उन्हें लागू करना। देखिए बाबू, अब एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं कि भारत की अभी भी लगभग 70% आबादी गांव में निवास करती है, और जब भारत की लगभग 70% आबादी गांव में निवास करती है, अगर गांव का विकास नहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होगा, तो भारत का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। भारत का सर्वांगीण विकास तब संभव है जब गांव का भी विकास हो, जब गांव का भी विकास हो। तो बाबू, अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर पंचायती राज की व्यवस्था की गई है, और आपको पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के रॉ समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, थुंगन समिति, गॉडगिल समिति, ये तमाम ऐसी समितियां हैं जिसका गठन इसलिए किया गया ताकि पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके, और इन समितियों ने तमाम प्रकार की सिफारिश की और उन सिफारिशों को लागू भी किया गया। लेकिन इन समितियों में एक एल.एम. सिंघवी समिति हुआ जिसने यह सिफारिश किया था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, और फिर पंचायती राज संस्थाओं को 73वां संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। और जब पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया तो फिर आपको ग्रामीण क्षेत्र में
विकास की रफ्तार जो है आपको तेज हो गई, विकास की रफ्तार तेज हो गई। यहां पर बिहार एसआई आपका एक बार पूछा है, लास्ट टाइम ही पूछा है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज संस्था से है। तो यहां पर एक चीज आपको याद रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति हो, अशोक मेहता समिति हो, जीवीके रॉ समिति हो, थुंगन समिति हो, गॉडगिल समिति हो, एलएम सिंघवी समिति हो, इन तमाम समितियों का संबंध पंचायती राज संस्था से है। और इसके अलावा 64वां संविधान संशोधन के तहत पहली बार पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसमें सफलता हासिल नहीं हो पाई। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिया गया है और 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू 24 अप्रैल 1993 को हुआ है और इसी वजह से 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अब आपको यहां पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत अगर हम लोग देखें तो पंचायती राज का उद्घाटन सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में जो है पंचायती राज का उद्घाटन हुआ और उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को जो है आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिला में तो पंचायती राज का उद्घाटन या पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से हुआ है और राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिला में जो है 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज का उद्घाटन किया गया है। तो इस चीज को भी आप बाबू याद रखिएगा। तो पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से हुआ है। संवैधानिक दर्जा 1993 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता, लॉर्ड रिपन। बिहार में पंचायती राज, ठीक है, बिहार में पंचायती राज को देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो इसमें 2-3-4 बात है जो याद करना है, एक बार हम लोग याद कर लेते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा कब किया गया? कब किया गया? बिहार में मतदान कितने चरण में हुआ? कब कब? 6 और 11। मतगणना कब हुई? मतगणना कब हुई? यहां पर 14 नवंबर था, उसको सही कर दिए। और किस गठबंधन की जीत हुई? मुख्यमंत्री कौन बने? एनडीए गठबंधन को कितना सीट मिला? 200। कितनी बार शपथ लिया नीतीश जी? एसआईआर का फुल फॉर्म, एसआईआर का फुल फॉर्म। एसआईआर की शुरुआत कब हुई है या समाप्त कब हुआ है? और एसआईआर के बाद बिहार में कुल मतदाता हटाए गए कितने? हटाए गए कितने? पलायन किया। मृत मतदाता 1 से अधिक स्थान पर पंजीकृत मतदाता कितना? बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा कौन अनुच्छेद में है? 243। पंचायती राज व्यवस्था आरंभ कब और कहां से हुआ है? 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कौन संविधान संशोधन के तहत दिया? कौन संविधान संशोधन? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चलिए, इसके बाद देखिएगा, सामान्य तौर पर भारत के अधिकतर राज्यों में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया है वो 3 स्तरों पर लागू किया गया है। सामान्य स्तर पर भारत के अधिकतर राज्यों में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया है वो 3 स्तरों पर, एक ग्राम स्तर पर, एक प्रखंड स्तर पर और एक जिला स्तर पर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद। तो बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो वही चीज है, बिहार में पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन देश की आजादी के साथ ही प्रारंभ हुई है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 1947 पारित किया गया जो वर्ष 1949 से प्रभावी हुआ।
बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 के माध्यम से राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया गया। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में से 50% सीट के आरक्षण का प्रावधान किया गया। देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, आपको नीतीश जी पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे मार्च 2000 ईस्वी में, 3 मार्च 2000 ईस्वी को, लेकिन 7 दिन तक ही रह पाए थे। फिर नीतीश जी मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ लिए थे 2005 में। नीतीश जी 2005 से लेकर अभी तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बीच में कुछ दिन जीतन राम मांझी को छोड़ दिया जाए अगर तो नीतीश जी 2005 में मुख्यमंत्री बने हैं, जो अभी तक बने हुए हैं। तो नीतीश जी के द्वारा ही 2006 ईस्वी में बिहार पंचायती राज अधिनियम लाया गया, और 2006 ईस्वी में जो बिहार पंचायती राज अधिनियम लाया गया उसके तहत नीतीश सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% तक आरक्षण देने का व्यवस्था किया, और बिहार इस देश का प्रथम राज्य बना जिसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया। फिर बिहार का अनुसरण जो है अन्य राज्यों ने किया, लेकिन पहला राज्य जो है आपको बिहार ही बना है जिसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया है, महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया है। और आपको जो हमारा संविधान है, हमारा संविधान पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता है, लेकिन संविधान राज्य विधानमंडल को यह अधिकार देता है कि वो अगर चाहे तो महिलाओं के आरक्षण की सीमा को बढ़ा सकता है, और नीतीश जी ने उसी का प्रयोग करते हुए महिलाओं के आरक्षण की सीमा को 1/3 से बढ़ाकर 1/2 भाग तक कर दिया, यानी 33% से बढ़ाकर 50% तक कर दिया, 33% से बढ़ाकर 50% तक कर दिया। और हमारे संविधान में यह भी है SC ST को उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। तो बिहार में SC और ST को पंचायती राज संस्थाओं में उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया, उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। और संविधान में यह भी है कि अगर राज्य विधानमंडल चाहे तो पंचायती राज संस्थाओं में OBC वर्ग के लोगों को भी आरक्षण दे सकता है, OBC वर्ग के लोगों को भी आरक्षण दे सकता है। तो बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% तक आरक्षण मिला है, और बिहार देश का प्रथम राज्य बना है। बिहार की अगर हम लोग बात करें तो बिहार देश का प्रथम राज्य बना है जिसने पंचायती राज संस्थाओं में 50% तक आरक्षण दिया है। तो वही चीज है। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में से 50% सीट के आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो यहां पर 1-2 बात बताइएगा आप हमको, भारत का प्रथम राज्य कौन हुआ जिसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया? कौन हुआ? कब दिया है? कब दिया है? कब दिया है? आगे बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में प्रावधान, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से किया जाएगा। न्यूनतम 250 जनसंख्या वाले गांव में ग्राम सभा का गठन अनिवार्य है। मतलब आपको कम से कम 250 लोग एक गांव में होना चाहिए, तब जाकर के जो है वहां पर आपको ग्राम सभा का गठन होता है। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमने आपको बताया, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ग्राम स्तर पर विवादों के समाधान हेतु ग्राम कचहरी के गठन का प्रावधान था। आगे ग्राम सभा, यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है। यह बात आप जरूर याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर कौन है? सबसे निचला स्तर बिहार में 1 वर्ष में ग्राम सभा की 4 बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है। तो बिहार में 1 वर्ष में ग्राम सभा की कितनी बैठक बुलाई जाती? कितनी बैठक? कितनी बैठक? बिहार में ग्राम पंचायत की कुल संख्या 8058 है। ग्राम पंचायत की कुल संख्या गठन, बिहार में 7000 जनसंख्या पर ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया या प्रधान होता है। प्रति 500 जनसंख्या पर एक पंचायत सदस्य के निर्वाचन का प्रावधान है। तो यहां पर 2-3 बात। एक बात यह कि ग्राम पंचायत की कुल संख्या बिहार में कितनी है? कितनी है?
और कितना जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता? कितना जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? अब बिहार में पंचायत समिति की कुल संख्या 533 है, कुछ स्रोत में 534 भी देखने को मिलता है। निर्वाचन 5000 जनसंख्या पर एक पंचायत समिति सदस्य होता है। पंचायत समिति की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार अवश्य होनी चाहिए। 2 माह में पंचायत समिति की बैठक कम से कम एक बार अवश्य होनी चाहिए, समझ गए ना? तो बिहार में पंचायत समिति की कुल संख्या कितनी? कितना जनसंख्या पर एक पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित होता? कितना पर? पंचायत समिति की बैठक 2 माह में कम से कम कितनी बार होनी? कितनी बार? आगे जिला परिषद कुल कितना है? 38। और निर्वाचन 50,000 जनसंख्या पर एक जिला परिषद सदस्य को नियुक्त किया जाता है। एक प्रकार से जिला परिषद में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होता है। प्रत्येक 3 माह पर बैठक अनिवार्य है। तो एक जिला परिषद का जो गठन होता है 50,000 की जनसंख्या पर होता है। तो एक जिला परिषद का गठन कितनी जनसंख्या पर होता है? कितनी जनसंख्या पर? और जिला परिषद की बैठक 3 माह में एक बार अनिवार्य होता है, यानी एक साल में कम से कम कितना बार? 4 बार। कितना बार? 4 बार। तो यहां पर जो बात आपको याद रखनी है, एक बात यह, ग्राम पंचायत का गठन कितना जनसंख्या पर होता है, पंचायत समिति का गठन कितना जनसंख्या पर, और जिला परिषद का गठन कितना ये बात याद रखना है आपके लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से, ग्राम पंचायत का गठन कितना पंचायत समिति का और जिला परिषद का। आगे बिहार पंचायती राज में आरक्षण, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है, अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति 1%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 20%। ये जो आरक्षण की सीमा है इसको आप जरूर याद रखिएगा। आगे पंचायत सदस्य बनने के लिए देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई भी पद प्राप्त करने के लिए, जैसे राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कम से कम 35 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना वर्ष? कितना? 25 वर्ष। 25 वर्ष। उसी प्रकार बाबू अगर देखा जाए तो पंचायत सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होना चाहिए 21 वर्ष। भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, मानसिक रूप से विक्षिप्त ना हो, तो ये सब तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन यहां पर आपको पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? कितनी चाहिए? इसके बाद ये वाला जो कॉलम है इसको भी आप जरूर याद रखिएगा, जिसको हाईलाइट किया उसको आप जरूर याद रखिएगा। और मेन यही बताने, ये जो है आपको जरूर याद रखना है। अब देखिए, जनप्रतिनिधि, मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, आम जनता चुनता है, और ये त्यागपत्र देते हैं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। उप मुखिया, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, ये त्यागपत्र देते हैं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। वार्ड सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ये त्यागपत्र देते हैं मुखिया को। प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, ये त्यागपत्र देते हैं अनुमंडल दंडाधिकारी को। उप प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, ये त्यागपत्र देते हैं प्रमुख को। पंचायत समिति सदस्य, इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ये त्यागपत्र देते हैं जिला दंडाधिकारी को। फिर जिला परिषद उपाध्यक्ष, इनका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष होता है, ये त्यागपत्र देते हैं जिला दंडाधिकारी को। फिर जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये त्यागपत्र देते हैं जिला परिषद अध्यक्ष को। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ये त्यागपत्र देते हैं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, ये त्यागपत्र देते हैं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। और पंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ये त्यागपत्र देते हैं सरपंच को। तो यहां पर 2 चीज है कि किसका चुनाव किस तरीका से होता है और कौन किसे त्यागपत्र देता है, समझ गए ना? तो आप हमको बताइएगा, इसमें त्यागपत्र वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? किसे देता है? उप मुखिया किसे देता है? वार्ड सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद उपाध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष को, जिला परिषद अध्यक्ष को। और फिर सरपंच किसे देता है? उप सरपंच किसे देता है? पंच किसे देता है? इसके बाद आगे है आपको बिहार में नगरीय स्वशासन। बिहार में नगरीय स्वशासन, बिहार में नगरीय स्वशासन। देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, आपको शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर विकास को लेकर, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर विकास को लेकर जो है आपको नगरीय स्वशासन की व्यवस्था भी बिहार में की गई है।
और जिस प्रकार बिहार में स्थानीय स्वशासन 3 स्तरों वाली है, उसी प्रकार आपको नगरीय स्वशासन भी बिहार में 3 स्तरों वाली है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। और आपको नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत मिला है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत मिला है। और अगर हम लोग नगर पालिका की हम लोग बात करें तो बिहार में नगर निगमों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। फिर आगे है बिहार में नगर पंचायत की संख्या 154, नगर परिषद 89 और फिर आपको नगर निगम कुल 19। नगर निगम कुल कितना है? 19 है। तो इस चीज को भी जो है आपको याद रखना है। अब नगर पंचायत ऐसे क्षेत्र होते हैं जो ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं। मतलब कोई वैसा क्षेत्र जो ग्रामीण से गांव से शहर में बदल रहा है, वहां पर आपको नगर पंचायत होता है। जो छोटे शहर होते हैं वहां पर नगर परिषद होता है, और जो बड़े शहर होते हैं वहां पर नगर निगम होता है। वहां पर नगर निगम होता है। समझ गए ना? तो अब यहां पर जो है आपको 2-3 बात याद रखनी है। एक बात यह याद रखनी है, बिहार में नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा कौन संविधान संशोधन के तहत दिया गया है? 74वां संविधान संशोधन। बिहार में नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा कौन संविधान संशोधन के? 74वां संविधान संशोधन। और आपको जो है बिहार में नगर पंचायत की कुल संख्या कितनी? नगर परिषद और नगर निगम। आगे इसके बाद जो है ये बिहार हो गया। बिहार के बाद जो है अब इसके बाद एस्थेटिक्स हो गया। और एस्थेटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो एस्थेटिक्स में जो है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के महत्वपूर्ण दिवस को हम लोग देखेंगे। और आज जो है जनवरी से दिसंबर तक के महत्वपूर्ण दिवस को हम लोग देख लेते हैं, और उसके बाद एक बार और दिवस करवाएंगे जो ये करवा देंगे। मतलब आज जनवरी से दिसंबर पूरा करवा देंगे, लेकिन एक बार फिर से जनवरी से दिसंबर करवाएंगे। जो आज करवाएंगे वो अगले क्लास में नहीं करवाएंगे। मतलब आज कुछ दिवस करवा रहे हैं जनवरी से दिसंबर, फिर अगले क्लास में कुछ दिवस जो है आपको जनवरी से दिसंबर करवाएंगे। तो अब आप आइएगा, यानी ये बिहार हो गया। और इसके बाद जो है अगर देखा जाए तो इसके बाद जो है अब हम लोग एस्थेटिक्स देख लेते हैं। और एस्थेटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो एस्थेटिक्स में जो है अब हम लोग एक एक करके दिवस देख लेते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महत्वपूर्ण दिवस। आइएगा, जनवरी 1 जनवरी डीआरडीओ का स्थापना दिवस है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना दिवस जो है 1 जनवरी को मनाया जाता है। फिर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, आप सब लोग जानते हैं। महात्मा गांधी लगभग 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, और उसी के स्मरण में जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। फिर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, यानी हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर पर भी हो सके, इसी वजह से जो है आपको विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। फिर 12 जनवरी को युवा दिवस, जो स्वामी विवेकानंद है, भारत में युवाओं के प्रेरणा स्रोत जो स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर आपको 15 जनवरी थल सेना दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 30 जनवरी शहीद दिवस। इसमें आपका बिहार दरोगा में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, यह पूछा हुआ है 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था, और इसी वजह से जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में जो है हम लोग मनाते हैं। इसके अलावे और भी, जैसे राष्ट्रीय पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। आपको जो है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को हम लोग राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को मनाते हैं। अगला जो दिवस लाएंगे तो उसमें इसका जिक्र होगा, तो कुछ छोड़े हैं और कुछ आगे करवाएंगे, समझ गए ना। और 30 जनवरी को शहीद दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी, और उसी के स्मरण में 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ठीक है, तो आ जाइए बताइए डीआरडीओ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, थल सेना दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, शहीद दिवस। इसके बाद अब फरवरी है। फरवरी की अगर हम लोग बात करें तो आपके बिहार दरोगा एग्जाम में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, यह पूछा जा चुका है, समझ गए ना। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी।
कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर। एक बात बाबू आप जानिए, कोई भी जो दिवस मनाया जाता है उसको लेकर जागरूकता फैलाने को लेकर जो है आपको दिवस मनाया जाता है। जैसे विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, कैंसर को लेकर जागरूकता फैलाने को लेकर विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और मानव जीवन में हर चीज का महत्व होता है, एक प्रकार से जागरूकता फैलाने के लिए जो है ये सब दिवस जो है आपको मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, विश्व दाल दिवस 10 फरवरी, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। और ये कौन दिवस कब मनाया जाता है याद ही रखना पड़ेगा आपको। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता? विश्व कैंसर दिवस, विश्व दाल दिवस, विश्व दाल दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आगे है बाबू आपको मार्च, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, बिहार दिवस 22 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस 27 मार्च। तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता? विश्व वन्य जीव दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व जल दिवस, बिहार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस। आप सब लोग जानते हैं बंगाल से अलग होकर बिहार प्रांत का गठन 22 मार्च 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ है। और बिहार विधिवत रूप से जो है 1 अप्रैल 1912 से अस्तित्व में आया है। गठन हो गया है 22 मार्च 1912 को, लेकिन विधिवत रूप से बिहार जो है एक अलग स्टेट के रूप में अस्तित्व में आया है 1 अप्रैल 1912 को। तो बिहार का विभाजन होकर, बंगाल का विभाजन होकर बिहार का गठन 22 मार्च को हुआ। इसी वजह से हम लोग 22 मार्च को जो है बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे है अप्रैल, हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आप सब लोग जानते हैं एक है विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल को हुई है और इसी वजह से जो है आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। राज्य सूचना आयोग का गठन 13 अप्रैल, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। तो हिंदी रंगमंच दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, राज्य सूचना आयोग दिवस, अंबेडकर जयंती, विश्व पृथ्वी दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अभी तुरंत थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो 73वां संविधान संशोधन के तहत मिला है, 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ है। इसी वजह से 24 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। मई, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाए? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, विश्व कछुआ दिवस, विश्व कछुआ दिवस, हिंदी पत्रकारिता दिवस, हिंदी पत्रकारिता दिवस। आगे है बाबू आपको जून, जून की अगर हम लोग बात करें तो विश्व दूध दिवस 1 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। तो विश्व दूध दिवस कब मनाया जाए? विश्व दूध दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, बाल श्रम निषेध दिवस, बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व मगरमच्छ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आगे जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, 11 जुलाई, मलाला दिवस 12 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। तो विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, मलाला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, कारगिल विजय दिवस। आगे अगस्त, भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, भाला फेंक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। भारत का विभाजन होकर के 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था।
इसी वजह से जो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त, महिला समानता दिवस 26 अगस्त, और जैसे विश्व खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, 29 या 28, 29 अगस्त ना, वो पूछा हुआ है, वो नहीं दिया, बहुत नहीं दिया, हम आपको पहले ही बोल दिए हैं। आज कुछ करवाएंगे दिवस और अगले दिन कुछ करवाएंगे, कुछ आज करवा रहे हैं, कुछ अगले दिन, ठीक है ना। तो एक बार याद करते हैं। भाला फेंक दिवस, भाला फेंक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विभाजन विभीषिका दिवस, विभाजन विभीषिका दिवस, विश्व मच्छर दिवस, महिला समानता दिवस सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान किया था। राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान किया था। राजभाषा यानी कामकाज की भाषा, कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान किया था। इसी वजह से जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, विश्व हृदय दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। तो बताइए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, विश्व हृदय दिवस। आगे अक्टूबर, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर। तो विश्व पशु दिवस, विश्व पशु दिवस, विश्व डाक दिवस, विश्व डाक दिवस, राष्ट्रीय डाक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, विश्व खाद्य दिवस, विश्व शहर दिवस। आगे नवंबर, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर, विश्व शहरीकरण दिवस 8 नवंबर, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, बाल दिवस 14 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, विश्व शहरीकरण दिवस, विश्व शहरीकरण दिवस, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, बाल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस, विश्व शौचालय दिवस। आगे अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, संविधान दिवस, संविधान दिवस। देखिए, आप सब लोग जानते हैं जो भारत का संविधान है उसको बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था, और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तो भारत का संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, इसी वजह से 26 नवंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद आगे है दिसंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, एड्स के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने को लेकर विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, यूनिसेफ डे 11 दिसंबर, विजयी दिवस 16 दिसंबर, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। तो बताइए, विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस, यूनिसेफ डे, यूनिसेफ डे, विजयी दिवस, विजय दिवस, वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस। आपने यहां पर जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के कुछ महत्वपूर्ण दिवस को देखा है, और भी एक बार फिर से जनवरी से दिसंबर फिर से करवाएंगे। एक बार जो आज बताएं वो अगले क्लास में नहीं बताएंगे, तब पूरा दिवस खत्म हो जाएगा। इसमें बहुत सारा महत्वपूर्ण दिवस है जो हम आपको नहीं बताए हैं, और इसमें कुछ नया दिवस भी जो है आपको पहली बार सुनने को मिला होगा। समझ गए ना? तो अब आ जाइए, अब हम लोग थ्योरी पढ़ लिए हैं, करंट पढ़ लिए, बिहार पढ़ लिए, स्टैटिक्स पढ़ लिए, तीनों का थ्योरी पढ़ लिया, और अब तीनों से रिलेटेड जो है 25 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। समझ गए? और ये क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, देखिए किसको कितना में कितना आता है, सब लोग जोड़ते जाइएगा। एगो सही होगा 1, 2 सही होगा 2,
देखिएगा किसको कितना मार्क आया है, और लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिएगा और आप लोग भी बताइएगा कितना आपको आया है। समझ गए? तो आइए बताइए, पंचायती राज प्रणाली का कौन सा स्तर ग्रामीण स्तर पर कार्य करता है? पहले आप लोग बताइए। ए बी सी डी, क्या हो? ए बी सी डी। सी होगा। जो भी सी मारे हैं उनका आंसर सही है। ठीक है, जो भी सी मारे हैं उनका आंसर सही है। आगे आ जाइए। अब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन? ए बी सी डी, क्या? बी। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। बिहार में महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण, क्या? 2006। चलिए बहुत बढ़िया। पंचायत का सदस्य बनने के लिए कितना? 21 वर्ष। नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा, क्या? सी। क्लियर है? सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू? राजस्थान के नागौर। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। वर्तमान में बिहार में कुल कितने नगर निगम? 19। निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है, मतलब असत्य है, मतलब गलत है? मुखिया अपना त्याग पत्र जिला पंचायती राज अधिकारी को देता है। हाँ, सही है। प्रमुख अपना त्याग पत्र अनुमंडल, प्रमुख अपना त्याग पत्र अनुमंडल पदाधिकारी को देता है। सही या गलत? सही है। सरपंच अपना त्याग पत्र मुखिया को देता है? गलत ना है? आंसर सी होगा। सी ना? कंफर्म ना? बिहार पंचायती राज में अनुसूचित जाति के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण? 16 ना? महिला 50%, अनुसूचित जाति 16, अनुसूचित जनजाति 1 और अति पिछड़ा वर्ग 20 ना? 16 आंसर होगा ना? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता? 24 जनवरी ना? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च ना? विश्व पर्यावरण दिवस, क्या? 5 जून। हिंदी दिवस 14, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। वर्ष 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किन्हें सम्मानित? मिशेल बाचेलेट। मिशेल पेन विंटर पुरस्कार 2000, लीला अबुलेला पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 आए, और उदंती राय, रिचर्ड रॉबसन, गीतांजलि श्री, डेजीरज, गीतांजलि श्री ना? चलिए 2024 होता तब और उदंती राय हो जाता। मिशेल बाचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किस देश से संबंधित? चिली ना? गीतांजलि श्री को किस पुरस्कार के लिए पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2000? वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए 1900 पेन पिंटर पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय है। अरुंधति पेन ट्रांसलेट पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के अनुवादक डेजी रॉकवेल। पेन पिंटर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? पेन पिंटर बोल रहा है 2009। दो हजार नौ ना? पेन ट्रांसलेट पुरस्कार की शुरुआत 1900। कितने लोग को 25 में 25 आया? चलिए
और सब बढ़िया है? और सब बढ़िया है? चलिए, इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। और इसका पीडीएफ संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर हम लोग डाल देंगे। संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर इसका पूरा का पूरा पीडीएफ डाल देते हैं। पुनः आगे यूट्यूब पर मिलते हैं शनिवार को दोपहर में 12:30 बजे से। और बिहार दरोगा का पीवाईक्यू का सब्जेक्ट वाइज वीडियो अपलोड करेंगे, उसको आप लोग देखिएगा। जो भी बिहार दरोगा का परीक्षा देने जा रहे हैं, पहले इकोनॉमिक्स अपलोड होगा, फिर साइंस अपलोड होगा, फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों। हाय, कॉल कॉल नहीं, कल नहीं होगा, कल नहीं होगा। आलोक सर बोले हैं? नहीं बोले? बोले थे? अच्छा, पता करके हम टेलीग्राम काट दो, अब काटो।